हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी का जो ये डायमेंशन होगा, हम इंटरलिंक करके भी चीज़ों को देखेंगे। अकॉर्डिंग विथ हम ये भी समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कोई टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर हो। ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी और बेसिक चीज़ों से हम इस चीज़ की शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से कोई भी सोसाइटी या कोई भी कंट्री जो उसके अंदर सोसाइटिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो पॉलिटिकल टर्म में, पॉलिटी के टर्म में कैसे आते हैं। देखिए, अगर हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को पढ़ें, देखें, तो वहाँ एक हमारे लिए चैलेंज होगा। और वो जो चैलेंज है, वो हमारे लिए कभी कंप्रिहेंसिव अप्रोच नहीं डेवलप करने देगा। इसीलिए हम पॉलिटी को इस टर्म में समझें कि पॉलिटी किस तरीके से हमारे पेपर्स से रिलेट करता है और हमारे थॉट प्रोसेस में कहाँ उसका रियल एग्जिस्टेंस बना हुआ है, ये ज़रूरी है। जो हमारा पेपर है वो बेसिकली गवर्नेंस गवर्नेंस साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर, ये सारी चीजें समेटे हुए है, या ये कह लें कि सबका एक कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। और अब ये इंटरलिंकिंग कैसे है? पॉलिटी के अंदर हम जब चीजों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर, खासतौर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे रन कर रहा है। इट मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम इन द सेंस मीन्स कि जो आपका जो गवर्नमेंट मॉडल है वो कैसे वर्क कर रहा है। अब इस गवर्नमेंट मॉडल के वर्क को समझने के लिए आप रिलेट करेंगे इसे गवर्नेंस से, होगा। और यहां से अब आपको यहां दिखा कि पॉलिटी गवर्नेंस से लिंक है। कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में देखें, अगर बेसिक समझ अगर आपको आए, तो एक सुप्रीम लॉ है जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री के अंदर किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसाइड की जाती है। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अल्टीमेट मोटो है वो क्या है? सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना। और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हमें कई तरीके के इंटरनेशनल रिलेशंस को भी साथ साथ में समझना होगा। अभी आपने G20 देखा, G20 के बाद अभी ब्रिक्स की सबमिट हुई, तो अब आपकी कनेक्टिविटी दिखे, आपको कनेक्टिविटी यहां दिखेगी कि एक जो अथॉरिटी है, मीन्स आपकी जो गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में रिलेशंस को डेवलप कर रही है। कनाडा कंसर्न आपने देखा, अभी इजराइल और हमास का कंसर्न आपको देखने को मिल रहा है। यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है। साउथ चाइना सी में चैलेंजेस दिख रहे हैं, इंडियन ओशियन के अंदर चैलेंजेस दिख रहे हैं, इंडिया के नेबर्स के साथ रिलेशन जो है आपको दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क को, अब कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क को आप पॉलिटी में अगर आप समझें, तो वो आपको दिखेगा कि रियल में वो प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे रन करता है। थोड़ा सा और इसके बेसिक्स को समझें, तो कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक उसका स्ट्रक्चर, और दूसरी जो चीजें हैं वो क्या है? उसके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वाला जो सेगमेंट है वो जितने फिलोसफिकल डायमेंशंस हैं उनको वो कवर करता है। और यही वो फिलोसफिकल डायमेंशन है जो हमारे लिए गाइडेड प्रिंसिपल की तरह यूज हो रहे होते हैं, या जब
इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, जब हितों का टकराव हो रहा होता है, तो यहीं से जुडिशियरी इन इनको यूज करके डायरेक्शंस ले रही होती है। थोड़ा सा और बेसिक में जाएं, थोड़ी सी और क्लियरिटी रखें कि जिस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो कंपोजिशन है अलग अलग पार्ट की, उसके वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि आपको सुप्रीम लॉ प्रोवाइड करता है या बेसिक लॉ देता है, जिसके अगेंस्ट या जिसके बिहेव पे आपकी जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, आपकी पॉलिसी है, आपकी कंट्री के अंदर जो स्टेट का वर्क है वो, और साथ में एक बेसिक नई चीज कि इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉ में आप कैसे डील कर रहे हैं, ये भी आपको यहीं से देखने को मिलता है, यही समझने को मिलता है। तो आपको यहां समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक लॉ है, सुप्रीम लॉ है, और उसी के बिहेव पे हम किसी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन कर रही होती है। गवर्नमेंट के फंक्शंस में गवर्नमेंट के तीनों पार्ट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी काम कर रहे होते हैं, अलोंग विथ जो और भी बॉडीज बनाई गई। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इनको मैनेज करने के लिए और भी बॉडी बनाई गई, इनके फॉर्मेशन के बारे में भी बातें यहां बताई गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक काफी डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है, काफी लीथल है और प्रैग्मेटिक है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, और इसी वजह से ये इसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। और आज भी ये उतना प्रैक्टिकल है जितना 1947 में रहा था। ये भी एक डिबेट चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के कुछ एक लोगों से ये बातें निकल के आई कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया जाए, अब वो समय आ गया है। लेकिन इसके पहले भी ये डिबेट थी, और वेंकट चलैया कमीशन बनाया गया था, और वेंकट चलैया कमीशन ने बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल विल और करप्शंस को मिनिमाइज कर लिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब टर्मोलॉजीज का खेल है पूरा का पूरा। बेसिक बेसिक चीजों को आप समझते चले जाइए साथ में, इससे आपकी जो समझ होगी वो बेहतर हो जाएगी। अब हम स्टेट के कॉन्सेप्ट को देखें तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट हो क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री को टच करते हुए अगर हम स्टेट को देखें तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो दिखेगा आपको, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिखेगा, और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट मॉडर्न स्टेट के बारे में बताता है। अगर हम कहें कि हमारे पास जो इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या इस समय जो स्टेट का फॉर्मेशन है, या स्टेट की जो फंक्शनिंग है वो मॉडर्न है, इट मीन्स कि अभी हम जो 200 सालों में जब से अंग्रेज इंडिया आते हैं और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका निकाला उसी से इनहेरिटेड है। इसको अगर दूसरे टर्म में ये कहें, दूसरे टर्म में समझे तो कहीं ना कहीं हम यूरोप के साथ यूरोपियन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और यूरोपियन सिस्टम को के फॉलो करने में जो हमारा बेसिक है वो क्या है, जब हम रेनेसा के कॉन्सेप्ट में जाते हैं, और रेनेसा क्या करता है कि रेनेसा ने यहाँ ह्यूमन वैल्यूज को लेके बातें करी। अब ह्यूमन वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी वाइड है, और आज जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है इसी वजह से काफी वाइड होता चला गया। आ जाते हैं स्टेट के ऊपर, फिर समझते हैं कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है। तो स्टेट के फॉर्मेशंस में भी स्ट्रक्चर होगा और प्रिंसिपल होंगे। स्ट्रक्चर मतलब वो मशीनरी
या वो पार्ट जहां से फंक्शनिंग आपको देखने को मिलेगी। और प्रिंसिपल का मतलब कि जब कोई स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तो वो बेसिक किन किन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दो एग्जांपल आप देख ले लें, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान का साथ आजाद होते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक थर्ड एग्जांपल आप उठा के देखें चाइना का, यहाँ भी आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, उनके भी स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो स्टेट है वो एक ऐसी बॉडी है या एक ऐसी अथॉरिटी है जो कंट्रोल कर रही होती है। क्या स्टेट की अगर पहली फंक्शनिंग आप देखें तो क्या है, वो लॉ मेकिंग करना। लेकिन लॉ कौन बनाएगा, इस बात के लिए हमें कहां देखना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है लॉ मेकिंग के लिए। अब लॉ कौन बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, कैसे उसे प्रिवेल किया जाएगा, ये पूरा फंक्शनिंग जो है आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। और इसीलिए किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन की वाइड क्लियरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है। तो बेसिक डिफिनीशन वाला जो पोर्शन है वो आप खुद से भी यहां देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटिव है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिफिनीशन है वो बेसिक लॉ है। और बेसिक लॉ करता है, आपको स्पेस प्रोवाइड करता है, आपको डायरेक्शंस दे रहा होता है कि कैसे स्टेट के अंदर फंक्शनिंग। लेकिन अब हम स्टेट को समझेंगे और स्टेट के मॉडर्न स्टेट को समझेंगे। मतलब आज से 200 साल पुराने रेनेसा के बाद से जो चीजें डेवलप हुई, वहां से हम स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्यों समझेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को, दुनिया मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करती है। हमारा जो सिस्टम है वो मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट को ही मानता है। और इंटरनेशनल लॉ जो है वो मॉडर्न स्टेट के अकॉर्डिंग ही रन कर रहा है। हमें यूएनओ के साथ ही चलना है, वर्ल्ड ऑर्डर की जो एजेंसी है उनके साथ ही जुड़ के काम करना है। तो हमारे हमारे जो बनने का हमारा जो फॉर्मेशन है वो भी मॉडर्न ही है। इसीलिए हमें मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। तो एक क्लियरिटी आपको यहाँ दिखी हुई कि कैसे मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है और कहां से ये बातें शुरू होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट में अब हम बात करते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजीज में देखें तो हमें गवर्नमेंट दिखेगी, और गवर्नमेंट मींस एक अथॉरिटी। अब यहाँ हम पावर भी यूज कर सकते थे, लेकिन पावर जो है वो हाफ टर्म है, फुल टर्म अथॉरिटी। डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में, अथॉरिटी जो होगी वो कंसेंट से मिलती है, और कंसेंट किसका होगा, पावर प्लस लेजिटिमेसी का। और ये जो कंसेंट है वो किसका होगा, तो ये हमारा कंसेंट होता है, वी द पीपल। वी द पीपल, यही आपको यहां मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझना है। हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, गवर्नमेंट का, फॉर गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट मींस स्टेट, हम ऐसे देख लें, गवर्नमेंट मींस स्टेट। गवर्नमेंट कौन है, अथॉरिटी है। लेकिन गवर्नमेंट को पावर कहां से मिल रही है, हमारे द्वारा। ये चीजें यहां समझिए, हमारे द्वारा। तो जब ये आपको समझ गया और समझ में आ गया कि पीपल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आता है, अब एक कॉन्सेप्ट यहां साथ साथ और चल रहा है। क्या स्टेट के पास जो पावर है, ठीक है, वो उसके ऊपर वो लिमिटलेस, वो उसके अंदर लिमिट्स है या नहीं है, और अगर लिमिट है तो कैसे है। तो स्टेट का पहला वर्क मैंने आपको बताया कि लॉ मेकिंग करना, ये इसकी की पहली जिम्मेदारी होती है, लॉ। और जब लॉ के बारे में यहां बात करेंगे तो जो क्या होगा, ये लिमिटेड लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। मींस जिसकी पावर है वो लिमिटेड है।
अब इसकी पावर लिमिटेड कैसे हो जाती है और कौन उस लिमिट को डिफाइन करता है? वो क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि लिबर्टी अनडिफाइन है या इंडेफिनिट तरीके से आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लिबर्टी जो है वो आपके लॉ को लिमिटेड करती है। मीन्स कोई ऐसा लॉ नहीं होगा जो आपकी लिबर्टी के ऊपर प्रिवेल करेगा। देखिए, एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दीजिए, वो अलग बातें हैं, वो अलग डायमेंशन। पहले वाइड चीजें देख लीजिए, फिर हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। तो अब ये जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, एरिस्टोटल का एक बहुत शानदार फ्रेज है, और मॉड्यूलेशन इज द गोल्डन रूल। इट मीन्स कि सेंट्रलाइज अगर कोई चीज होगी और स्टेबल होगी तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपके लिए या सिस्टम के लिए एक हार्मफुल इम्पैक्ट डालेगी। एंड दैट्स व्हाई मॉड्यूलेशन इज द गोल्डन रूल। Is liberty is important? Definitely liberty is important. Reason being, liberty is protect human values. अब human values क्या है और ये कहाँ डिसाइड हुई? तो मैंने आपको अभी बताया था कि रेनेसा से इस चीज के बारे में बात की गई। रेनेसा ने कई चेंजेस करे, कई, उसको मैं अभी डील करूंगा। अब मेन ह्यूमन वैल्यूज के बारे में देख लीजिए। डिग्निटी, आर्टिकल 21 जो बात कहता है, राइट टू लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो डिग्निटी फुल लाइफ के बारे में बात करता है। और इसी वजह से आप देखिए कि कोर्ट कहती केवल नॉर्मल जिंदगी नहीं चाहिए, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ पॉल्यूशन भी उसे नहीं चाहिए, उसे हेल्थ भी चाहिए, सम्मानपूर्वक जीवन उसे चाहिए। इक्वालिटी के बारे में बात करता है, समानता के बारे में बात करता है, फ्रेटर्निटी के बारे में बात करता है, बंधुत्व के बारे में बात करता है। तो ये वो ह्यूमन वैल्यूज हैं जिसके बेसिस पे आज की जो सोसाइटी है, आज का जो स्टेट है, उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो स्टेट को यहाँ कैसे लिमिटेड कर दिया गया? ह्यूमन वैल्यूज के। अब अथॉरिटेरियन स्टेट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि लोगों की जिंदगी या लोगों की डिग्निटी खतरे में पड़ जाए। मीन्स स्टेट अपना मनमानापन नहीं चला सकता। इसका मतलब ये भी है कि स्टेट मीन्स गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना मनमानापन नहीं चलाएंगे। मीन्स अगर आपने किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को कुछ बात कह दी तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से आपको फांसी पे लटका दे या पनिशमेंट डाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसको अगर बैक में थोड़ा सा लेके चलें और इसको रिलेट करके यहां देखें तो प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है, अब स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की जो वर्किंग है, गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं वहां आपको यहां देखने को मिलेंगे। अब प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है इसी सिनेरियो में लिबर्टी को प्रिवेंट कर, लिबर्टी को सेव करने में, है ना, लॉ को यहाँ लिमिटेड करने में। तो ये कौन सी चीज आएगी? आपका जो फंडामेंटल राइट है वो इसी का पार्ट है। ये किसका? प्रिंसिपल का पार्ट है। और जब फंडामेंटल राइट की बात आती है तो आपको भी पता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की जो पावर है उसको यहाँ मिनिमाइज किया गया है, कर दिया जाता है। डिग्निटी वाला कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। क्या इस पूरे सिनेरियो को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज का जो स्टेट है वो ओरिजिनल वे में रूल ऑफ लॉ से गवर्न होने की बात करता है? और रूल ऑफ लॉ एक बात प्योरली कहता है कि एवरीथिंग हैज बीन अ लिमिट। आपकी पावर भी जो है मीन्स जो गवर्नमेंट की भी पावर है वो लिमिटेड है, लिमिटलेस, अनलिमिटेड नहीं है। ये क्लियरिटी आपको आई? इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझने में, मॉडर्न थॉट प्रोसेस को समझने में कोर में क्या है? ह्यूमन वैल्यूज, लिबर्टी। ऐसे और भी पॉइंट आएंगे जहां से आपको ये गवर्निंग चीजें देखने को मिलेंगी।
तो समझ में आया आपको कि ये जो फिगर है, ये जो साइकिल है, वो कहाँ ब्रेक होगा और वो कैसे ब्रेक होगा? आज जो जजमेंट आ रहे हैं कोर्ट्स के, वो कहाँ जाके ब्रेक होते हैं? आप देखते होंगे कि सरकार कोई वर्क कर रही होती है, लेकिन यहाँ जाके चीजें, सरकार ने आपको रोक दिया कि आपको फॉरेन नहीं जाना है या आपको ये काम नहीं करना है। आप जब जाते हैं तो कौन सा वो आर्ग्यू होता है जहां आपके लॉयर बात कर रहे होते हैं और कोर्ट उसको लेके जजमेंट दे रहा होता है। सरकार की जो मशीनरी है, मशीनरी बेसिकली इमोशनल लेस होती है, इमोशंस नहीं होता। तो कई बार आपकी जो वैल्यूज है उसकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। ह्यूमन राइट को देखा जाए, वो फॉलो नहीं करेगी, लेकिन यहां वो भी जाके लिमिटेड हो गई और यहां उसे भी अपनी बात बैक करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो आज का जो मॉडर्न स्टेट है वो उसमें वैल्यू किसकी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? ह्यूमन। मैं बात क्यों समझा रहा हूं, इसके पहले के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल रहे, गवर्नमेंट मॉडल्स रहे, इन सब में अथॉरिटेरियन मॉडल रहे, हाँ, किंगशिप का कॉन्सेप्ट आया, ये सारी चीजें, इन सब में ये चीजें नहीं थी। इन सब में सुपरमेसी, रिलीजियन सुपरमेसी आपको देखने को मिलेगी, किंग सुपरमेसी देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली डिबेट है किस चीज की? ह्यूमन वैल्यूज की और रिलीजियस सुपरमेसी की। तो जो मॉडर्न स्टेट है वो किसको किसको डील करता है? वो डील करता है ह्यूमन वैल्यूज को। आपको यहां क्लियरिटी आई होगी, अभी प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन पूछा गया, 2 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे। तो देखिए एक स्लाइड में ही आपको चीजें क्लियर हो गई कि क्या बातें हैं। और आज का जो मॉडर्न स्फेयर है गवर्नमेंट का, जो फंक्शनिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, वो सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। एक क्वेश्चन है कि अभी भी क्या, इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि वो कंटिन्यूटी और चेंज किस तरीके से वो रिफ्लेक्शंस को शो कर रहा है। आप बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसमें सोचेंगे तो आपके को कई तरीके के डायमेंशंस दिखेंगे साफ। अब आगे देखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज द पावर बैंक, ठीक है, मेन सोर्स है जहां से पावर मिलती है कि आप काम कर पाए, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर, मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और चीजें किस तरीके से चल रही होती है। स्टेट के इसेंशियल फीचर के बारे में बात करें तो बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, ये मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल और दूसरा होता है फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट में क्या होता है हमारे पास? फिजिकल पार्ट में हमारे पास पीपल या पॉपुलेशन होती है और दूसरा टेरिटरी होगी। और जो हमारे पॉलिटिकल पार्ट में देखेंगे तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन आपको दिखेगा और सोवरेनिटी आपको देखने को मिलेगी। अब इन चारों में आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो अगर कहा जाए कि वो सबसे ज्यादा कौन सा है जो डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल आपको प्रोवाइड करता है स्टेट का, तो वो जो उसका जो आंसर क्या होगा, वो आपको सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लंबा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। कैसे है वो देख लीजिए। अगर कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो बेसिकली सब प्राइमा फेसाई अगर देखें या सबसे पहले अगर हम कोई वायलेशन देखते हैं तो क्या होता है? सोवरेनिटी का ही तो, सोवरेनिटी का तो कॉन्सेप्ट आता है। तो सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिवेल करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का और इसकी शुरुआत होती है 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जर्मनी की जगह है। पहला डॉक्यूमेंट बनाया गया इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड और वहां इस प्रिंसिपल के बारे में बात की गई। और जब ये इंटरनेशनल लॉ आता है तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है। अब सोवरेनिटी है बड़ी बड़ी, है काफी ब्रॉड ऐसा नहीं कि किताबों में डायरेक्टली आप पढ़ लेंगे और आपको डायरेक्टली चीजें दिख जाएंगी, ऐसा नहीं है।
क्योंकि सोवरेनिटी को समझने के लिए हमको बेसिक्स समझना पड़ेगा, थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, मॉडर्न स्टेट के जो पैरामीटर्स हैं वो देखने पड़ेंगे और इसके इवोल्यूशंस को भी देखना पड़ेगा। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करें तो वो रिवोल्यूशन है या इवोल्यूशन है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवोल्यूशन है। 1935 से मैक्सिमम चीजें हमने उठाई, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन वो केवल अपग्रेडेड भी नहीं है, उसमें बहुत ढेर सारी चीजें हमने अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके ऐड की। तो जब हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को हम समझेंगे, किसी भी स्टेट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के मॉडर्न स्टेट में यही वो चीज है जो मॉडर्न स्टेट बनाती है। पहले के जितने स्टेट थे उनमें ये चीजें मिसिंग आपको देखने को मिलेंगी, मिडिवल एरा में ये चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, एंसेंट में भी ये चीजें मिसिंग आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? सोवर्निटी का मतलब है कि सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ। अब सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगा, ये डिबेट, और इस डिबेट को मैंने आपको पहली स्लाइड में ही समझाया था कि कैसे ये डिबेट लिंक करती है हमारे से। अगर हमारे ऊपर हम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही से लिंक करता है। और अगर हम सोवर्जिन हैं तो सोवर्जिन का मतलब कि इंटरनली और एक्सटर्नली किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, हमें डिसीजन मेकिंग हमारी सेल्फ की होनी चाहिए। मींस ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात की गई है। तो ये थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी है। ये एक थ्योरी है जो बताती है कि जब स्टार्टिंग का जो रेनेसा के बाद का जो टाइम रहा, जब शुरुआत हो रही होती है, मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट वो होता है वो आ रहा होता है, तो चर्च और स्टेट के बीच में एक कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। यही है थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड। चर्च जो है वो रिलीजियस थॉट है, वो रिलीजन्स के थ्रू गवर्न होता है। चर्च चाहता है कि पूरे वर्ल्ड और पूरे कंट्री के अंदर जो रूल रेगुलेशन बने वो हमारे अकॉर्डिंग बने। आपने गैलीलियो के बारे में सुना होगा कि चर्च की जो थ्योरीज थी उसको उसने चैलेंज किया। बाद में चर्च ने उसके साथ क्या किया? मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट में अगर कोई ऐसा इनोवेशन हो रहा होता है तो उसको हम प्रमोट करेंगे, लेकिन वो कंट्री जहां अभी ये चीजें नहीं है, आप डायरेक्टली समझ रहे हैं, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, ऐसी कंट्रीज के बारे में, वहां ये क्या अभी भी ये डिबेट अभी भी है। और इस डिबेट में चर्च या रिलीजियस, ये मेनली रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा कि रिलीजियस जो ड्रिवन पावर है, रूल रूल मेकिंग प्रोसेस है, वो जब तक रिलीजियस रहेगा तब तक वो मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो कर सकता। और मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि आप सेकुलर स्टेट होंगे और सेकुलर के साथ सोवर्जिन भी होंगे। तो सोवर्जिन का मतलब है कि सुप्रीम अथॉरिटी जो पावर मेकिंग या लॉ मेकिंग करे। ये बात अब आपको समझ में आया कि इंटरनेशनल लॉज में सोवर्निटी को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। ये डायरेक्टली लिंक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये लिंक है। किताबों में ये चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ये लेकिन लिंक है। और जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आपको आज का जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो दिखेगा। और अगर आज का मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग कैसे है। लॉ डिबेट में अगर हम जाएं तो इंटरनेशनल लॉ और दूसरा कंट्री लॉ, ये भी एक डिबेट है। अगर आप ये भी देखें, ये भी एक डिबेट है। साउथ चाइना सी में आईसीजे कोई एक जजमेंट देता है और चाइना उसे डिस्कार्ड कर देता है।
रसिया यूक्रेन वॉर में ये बात आपको देखने को मिलेगी। यूएनओ एक बात कहता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर और भी कई चीजों के साथ बड़ा इंटरेस्टेड है, केवल एक डायमेंशन ही नहीं है रसिया यूक्रेन वॉर में। रसिया को ऐसी नीड क्या पड़ी कि वो इतना एग्रेसिव हो गया कि उसे यूक्रेन के ऊपर अटैक की नीड आ गई उसका। और जब वो अटैक हो रहा होता है तो वो किस चीज का सबसे पहला वायलेशन होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे और इसके आंसर आपको आने चाहिए। अब यूपीएससी इसी लेवल पे बात कर रही है, वो बेसिक्स लेवल पे नहीं जाना चाहती। तो ये सोवेरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही चीजों में फॉलो हो रहा है। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम लॉ का कॉन्सेप्ट है। पहली चीज, रसिया यूक्रेन वॉर में देखें, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल वायलेशन है। यूएन जो बात कह रहा है कि किसी कंट्री को किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, ये आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। इजराइल के समय भी जब इजराइल के ऊपर हमास का अटैक होता है तो वो क्या कहता है कि एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करता है। यूएन के क्लॉज हैं जो उसको पावर भी देते हैं कि किसी कंट्री को अपनी सेल्फ डिफेंस में एक्ट ऑफ वॉर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बात है। लेकिन रसिया की सोवेरेनिटी कैसे चैलेंज हो जाती है यूक्रेन से, ये एक टेक्निकल इशू है। यही बात समझने वाली है। अब ये कैसे आप समझेंगे? नाटो और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है। किसी भी कंट्री के ऊपर अगर आप ब्लॉकेट करेंगे या उसे आप हरास करेंगे या उसके अंदर फियर डालेंगे तो वो सेल्फ डिफेंस में अपनी बात कहेगा। इसलिए जितने उसके स्पोक्स पर्सन आपको, फॉरेन स्पोक्स पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, तो रसिया यही बात कह रहा है कि हमने इसे सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात करी, काम किया है। क्रीमिया को लिया जाना, एक पोर्ट जो ब्लैक सी में खुलता है, रसिया का एग्रेशन वहां से शुरू होता है। पहले वो उस पोर्ट को लेता है और उसके बाद जब देखता है कि नाटो उसके बाउंड्रीज पे पहुंच गई तो उसको बैक करने के लिए वो एक्सिलरेट करता है अपनी पावर का और वॉर का जो फ्रंट है यहां ओपन होता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोवेरेनिटी। ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इस बात को कहता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ रहा है कि सोवेरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कितने लेवल पे वर्क कर रहा है और इसके मायने कहाँ कहाँ हैं। जितनी माइन्यूट लेवल पे चीजों को समझेंगे उतना ही आसान हो जाएंगी चीजों को जानना। तो इस वो जिस चीज मैंने आपको बताई कि सेकुलर वर्सेस रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे, अब मॉडर्न का जो कॉन्सेप्ट आएगा स्टेट के कॉन्सेप्ट में आएगा, सेकुलर होगा। रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आज भी कोई कंट्री है जो यहाँ से गवर्न हो रहे हैं, लेकिन अब ये क्या करेंगे, ये मोरालिटी के बारे में बात करेंगे। चर्च या रिलीजियस जो भी इनके पैरामीटर है या जो गवर्निंग बॉडीज है वहां से होंगे, लेकिन ये बात करेगा लॉ की। यहां आपको ये क्लियरिटी दिख गई कि किस तरीके से आज का जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो वर्क कर रहा है और सोवेरेनिटी किस तरीके से रिलेट हो रही है। अब तीन चीजें यहां मैंने आपको समझाई सोवेरेनिटी के साथ, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहां देखने को मिलेगा। स्टेट का जो पहला वर्क है वो क्या है, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मैंने आपको बताया, लेकिन ये लॉ मेकिंग किस तरीके से होगा, ये स्टेट कैसे गवर्न होगा, आज का जो मॉडर्न एरा है वो क्या बातों को कहता है ना, आज का जो मॉडर्न एरा है वो क्या बातों को कह रहा है, ये भी आपको यहां मैंने समझाया कि कैसे लिंकेज जो है वो बन रहे होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशंस की क्लियरिटी आपको पहले से ज्यादा आ गई है। अब अगर मैं ये बात आपसे कहूं कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारा जो अल्टीमेट गोल क्या है? सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को देना, है ना। तो सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट में आज के जो इवेंट्स हैं उसको ऐड ऑन करें। मणिपुर आपको दिख रहा है, सोशल जस्टिस हम कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? हम जम्मू कश्मीर कर पा रहे हैं, तमिलनाडु में चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में चीजें हो पा रही हैं, तो मणिपुर में हम क्यों नहीं कर पाए? और मणिपुर में अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुर में स्टेट का फेलियर है, तो आप यस और नो में अगर आपको रिप्लाई करना हो तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल स्टेट का फेलियर है, और स्टेट के तीनों लेवल पे आपको फेलियर देखने को मिलेगा। फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, सेंट्रल का फेलियर दिखेगा आपको, फिर स्टेट का फेलियर आपको दिखेगा, और लोकल लेवल पे फेलियर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर वहां ये फेलियर, ये किस चीज का फेलियर है? गवर्नेंस का फेलियर है। लेकिन गवर्नेंस का फेलियर मणिपुर में कैसे हुआ और इतने लार्ज लेवल पे कैसे हुआ? इस बात का आंसर आपको 200 साल पहले की जो रूलिंग का तरीका है वहां भी आपको देखने को मिलेगा। लोकलाइड लेवल पे जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उनको हम रिलेट नहीं कर पाए, इंटीग्रेट नहीं कर पाए, और इसी वजह से जो मशीनरी है सेंट्रल की और स्टेट की, वो लोकल लेवल पे जाके वो मशीनरी की तरह ना होके वो अपने लोगों को प्रोटेक्शंस में डिवाइड हो जा रही है। हुती और मैतेई का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां वो डिवाइड हो गई। आपने देखा होगा कि कई बार कन्फ्लिक्ट देखा कि आर्मी के जो पर्सन्स हैं और असम राइफल के पर्सन के साथ, फिर इन दोनों का आपको वहां की पुलिस के साथ कन्फ्लिक्ट आपको बार बार दिखेगा, न्यूज में भी दिखेगा, कई वीडियोस भी आपको देखने को मिले थे। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नेंस है, जो मॉडल है, वो ग्रास रूट लेवल पे मशीनरी की तरह नहीं वर्क कर पा रहा है, वो लोकल, वो कम्युनिटी वाइज वर्क कर रहा है। और जब हम कम्युनिटी वाइज वर्क करेंगे तो हम क्या होंगे? हम स्टेट के थॉट को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और यही बेसिक डिफरेंस है मॉडर्न स्टेट में और जो इसके पहले मिडिवल और एंसेंट में। इसीलिए मॉडर्न स्टेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ क्लियरिटी आई? कुछ चीजें समझ में आई कि किस तरीके से मॉडर्न स्टेट आप मैच वर्क कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे चीजों को एड ऑन कर पा रहे हैं। अगर कोई कंफ्लिक्ट देखा जाए इंटरनेशनल लॉ वर्सेस नेशनल लॉ, तो कौन सा लॉ ज्यादा पावरफुल होगा और कौन सा ज्यादा लॉ ज्यादा सॉलिड होगा? कंट्री लॉ। और लॉ वही बेहतर माना जाता है जो जितना क्लियर हो। तो आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें कई ऐसी जगहें हैं जहां क्लियरिटी नहीं है और जिसकी वजह से क्लैशिंग भी होती रहती है। अब ऐसे बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको बताता रहूं और आप चीजों को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, लेकिन हम उसे सब टॉपिक में लेके आएंगे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ रही हैं, हाई कोर्ट के जो की बातें आ रही हैं, अभी जो इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट है तो वो स्टेट के फॉर्मेशंस में या स्टेट के एग्जिस्टेंस में किस तरीके से डिबेट में आ रहा है, क्या वो चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, ये सारी बातें जो है वो इसके अंदर आएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्लियर हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दी एक वाइड एंगल में कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है, वो मॉडर्न स्टेट से कैसे रिलेट करता है, मॉडर्न स्टेट में किस चीज की प्रायोरिटी होती है,
इस मॉडर्न स्टेट के फॉर्मेशंस में क्या समय रहा, क्या ओरिजिन है, क्या कोर है, और ये सारी चीजें किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को के साथ एड ऑन होती हैं, किस तरीके से यूरोपियन मॉडल वर्ल्ड और ऑर्डर में डोमिनेट कर रहा है, उसी को हम फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे भी करना है। हमारी जो आगे की स्टडी होंगी वो इसी तरीके से चलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की जो समझ होगी वो बेहतर होगी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से ऐड ऑन होगा। मैंने आपको समझाया कि रूल ऑफ लॉ, तो लिमिटेड कैसे है वो भी मैंने आपको बताया। लिमिटेड लोग नहीं समझाएंगे कि वो कैसे लिमिटेड है, लिमिटेड मैंने आपको समझा दिया, और इसी वजह से रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे बड़ा कौन है? रूल ऑफ लॉ। अथॉरिटेरियन हम नहीं हो सकते, लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें चेंजेस, हमें चलना होगा, और जहां जरूरत होगी वहां लॉ चेंज होगा, लेकिन वो भी सबकी सहमति के साथ, तब वो जाके स्टेट जो है वो स्मूथली रन कर पाता है। तो एक वाइड एंगल है। अब अलग अलग कॉन्सेप्चुअल बातें, फिलोसफिकल बातें कि डीपीएसपी, प्रेम्बल आएगा बेसिक, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट आएंगे आपके, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आएगा, फेडरलिज्म आएगा, ये सारे कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। अब इनके साथ फैक्ट के बारे में बात करें, कौन से आर्टिकल से किसका रिलेशन है, स्टेट के फॉर्मेशन में किस तरीके से अलग पार्ट वाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत थारोली तरीके से लिखा गया। पहले स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में बात की जाती है, तो स्टेट का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब जो आपका नेशन है, नेशन अगर आप देखें इंडिया, तो स्टेट में 4 चीजें आती हैं, वो इंडिया में आपको दिख गई। इसके बाद अब यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में, मतलब सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है, तो 1 से लेके 4 तक आपको दिखेगा कि स्टेट के बारे में बात की गई है, और 5th से लेके 11 तक जो आर्टिकल के बारे में बात की गई वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को लेकर बात की गई। इसके बाद इन सिटीजनशिप के राइट्स के बारे में बात की जाएगी, जो फंडामेंटल राइट जो आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, फिर डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखा गया, और इसी सिस्टमेटिक तरीके से हमको भी पढ़ना है। हमें उछल कूद नहीं मचानी है कि लास्ट का पढ़ लिया, बीच का पढ़ लिया, बिल्कुल नहीं। तो ये फैक्ट के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी एक बार में आ जाएगी, और जब एक बार में ये चीजें आ जाएंगी तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपके अपने विजन डेवलप होंगे, आपकी अपनी बातें होंगी, और इन बातों की वैल्यू होगी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।